नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में मार्च में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने इंचार्ज लगा दिए हैं। भाजपा ने नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, 2 मेयर और 3 चेयरमैन के उपचुनाव के लेकर 39 नेताओं की ड्यूटी लगाई है। लिस्ट में पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक से लेकर चेयरमैन तक के नाम हैं। ये नेता अपने अपने जिलों में उम्मीदवारों के चयन से लेकर उनके प्रचार की जिम्मेदारी देखेंगे। इससे पहले कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर लिस्ट जारी कर जिला लेवल पर प्रभारियों की नियुक्ति कर चुकी है और ऐसे में घोषित सभी निकायों में मेयर और पार्षदों के चुनाव होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जिस तरीके से अंबाला और सोनीपत में केवल मेयर चुनाव होगा, ऐसे में फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, रोहतक और यमुनानगर में नियमों के लिए मतदान 2 मार्च को होगा, जबकि पानीपत नगर निगम के लिए चुनाव 9 मार्च को होगा। और ऐसे में उन्होंने कहा कि जहां तक 4 नगर परिषदों और समितियों में शामिल अंबाला सदर, पटौदी, जटौली और मंडी थानेसर के साथ साथ बराड़ा, बवानीखेड़ा, लोहारू, सिवानी और जाखल मंडी के साथ साथ तमाम ऐसी जगह जहां पर चुनाव होने हैं, वहां पर सभी तरीके की तैयारी कर दी गई है। 2 मार्च को मतदान होना है और जो रिजल्ट है वो जब मतगणना होगी तब इसके स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेंगे कि किस पार्टी ने कितनी तैयारी यहां पर कर रखी है। लेकिन आज मसला में हम चर्चा करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर पार्टियां कमर कस चुकी हैं और मैदान में उतर रही हैं। जिस तरीके से पार्टियां एक्टिव मोड में दिखाई दे रही हैं, अब बीजेपी ने भी निकाय चुनाव के लिए अपने नेताओं की ड्यूटी लगाई है, तो इस पर देखना बाली बात होगी कि किन मुद्दों के साथ में और किस रणनीति के साथ में यहां पर छोटी सरकार या फिर यूं कहें कि ट्रिपल इंजन के लिए बढ़त बनाती हुई क्या बीजेपी दिखेगी, और अगर ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से अपनी रूपरेखा तैयार कर कितनी मजबूती के साथ में यहां खरी उतरने वाली है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने ड्यूटी लगा दी है। आज के इस चर्चा में हम जानने की कोशिश समीकरण किस तरीके से हैं, क्योंकि लगातार अब पार्टियां यहां पर मैदान में दिखाई देंगी और सभी नेता, बड़े बड़े नेता यहां पर अब इस ड्यूटी में शामिल कर दिए गए हैं। और इससे पहले कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट, अपनी सूची जारी कर दी है और अब देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से क्या रणनीति होने वाली है और किस समीकरण और किस आधार पर चुनाव यहां पर होने होंगे। तो अपने 39 यहां नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है और लगातार तैयारियां तेज हो गई हैं। पार्टियां कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही हैं। तो हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया है और ऐसे में बीजेपी ने 39 इंचार्ज अपने लगा दिए हैं। तो वहीं विपक्ष लगातार बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग कर रहा है और सिंबल पर अभी तक अगर विपक्ष की बात करें तो उन्होंने सिंबल पर चुनाव लड़ने की यहां पर बात कही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की तरफ से निकाय चुनाव को लेकर इंचार्ज की नियुक्तियां की गई हैं। उधर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वह बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। तो ऐसे में लगातार एक दूसरे पर तंज और जिस तरीके से खामियां हैं उनको लेकर भी चर्चा, ईवीएम से भरोसा उनका नहीं दिखाई दे रहा है। विपक्ष लगातार बैलेट पेपर की मांग यहां पर कर रहा है और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि बैलेट पेपर को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस नेता और रोहतक के
से जो लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं, बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी लोकल बॉडी के चुनाव बैलेट पेपर से हुए हैं। हमारा डेलीगेशन इसे लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। हम पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, इस पर जल्द ही हाईकमान फैसला लेगा। तो वहीं 7 नगर निगमों समेत 40 निकायों में 2 मार्च को वोटिंग होनी है, जबकि पानीपत नगर निगम में वोटिंग 9 मार्च को होगी। सभी जगह के नतीजे जो है एक साथ 12 मार्च को आएंगे। तो वहीं इंचार्ज की जो लिस्ट है वो भाजपा की तरफ से जारी कर दी गई है। फरीदाबाद में मनीष ग्रोवर और गुरुग्राम में सुभाष बराला राज्यसभा सांसद हैं। देखिए, इनको इंचार्ज के तौर पर जो है गुरुग्राम की जिम्मेदारी दी गई है। मानेसर की बात करें, मूलचंद शर्मा विधायक और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। तो बड़े दिग्गज और बड़े नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इंचार्ज के रूप में जो है कोई भी कमी जो है, कोई भी खामी यहाँ न रहे, कोई चूक न रहे, उसको लेकर एक्टिव मोड में पार्टी। पानीपत और रोहतक की बात करें तो पानीपत में बनवारी लाल पूर्व मंत्री रह चुके हैं और रोहतक में एडवोकेट वेदपाल हैं। वहीं हिसार करनाल की बात करें तो वहां पर भी पूर्व मंत्रियों की ड्यूटी लगी है। कंवरपाल गुर्जर और कमल गुप्ता करनाल से पूर्व मंत्री के तौर पर जो है ये नगर निगम के इंचार्ज के रूप में जो है इनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसलिए मसला की चर्चा की शुरुआत करते हैं और अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं और उसके बाद जो है चर्चा की शुरुआत रामराज शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और विजेंद्र खोखर प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और वीरेंद्र शर्मा जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। बहुत स्वागत है आप तीनों ही मेहमानों का एक बार फिर से चर्चा में। और शुरुआत जो है रामराजी शर्मा जी मैं आपके साथ करता हूं और शुरुआत में यही कि देखिए किस तरीके से आपकी पार्टी जो है एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 39 जो है इंचार्जों के नाम की सूची जो है जारी कर दी गई है। किस तरीके से देख रहे हैं आप जो है एक्टिव मोड में पार्टी पूरी तरीके से गंभीरता से चुनावों को लेते हुए? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी पार्टी इस मामले में बहुत गंभीर है और परसों भी, कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही इस बारे में अहम बैठक ली है, जिसमें सभी एमएलए, सभी मंत्रीगण और सभी जिलाध्यक्ष, सभी चुनाव लड़े प्रत्याशी और प्रभारी, जिलों के प्रभारी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, सुभाष बराला जी एमपी राज्यसभा और हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय वीरेंद्रनाथ शर्मा जी और महामंत्रीगण तीनों और अन्य सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की इस बारे में बहुत अहम बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री जी के आवास पर भी और पार्टी कार्यालय में भी। और इसी संदर्भ में आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कुछ नियुक्तियां भी की गई हैं, प्रभारी बनाए गए, चुनाव प्रभारी जी। वह आपने लिस्ट बता दी, मैं मोटे मोटे 2-4 और बता देता हूं। जैसे फरीदाबाद के पूर्व मंत्री आदरणीय मनीष ग्रोवर जी, गुड़गांव के लिए आदरणीय सुभाष बराला जी एमपी राज्यसभा, हिसार के लिए आदरणीय कंवरपाल गुर्जर जी पूर्व मंत्री, करनाल के लिए आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी पूर्व मंत्री, पानीपत के लिए पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर बनवारी लाल जी, रोहतक के लिए श्री वेदपाल एडवोकेट जी, यमुनानगर के लिए पूर्व मंत्री संजय सिंह जी। तो पार्टी इस मामले में बहुत गंभीर है और इससे पहले हमारे संगठन के चुनाव चल रहे थे, हमने बूथ कमेटियां भी बना ली हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख बना दिए हैं और हमने मंडल अध्यक्षों का चुनाव भी कर लिया है, जिला अध्यक्षों का भी चल रहा था हमारा। पहले हम चुनाव जीतेंगे, उसके बाद में जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा। तो ये हमारे एक संगठन की प्रक्रिया चलती रहती है। हम जमीन सतर पे, हमारा संगठन बहुत मजबूत है। विश्व की सबसे
बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है हमारा। और जिस तरह से, वैसे तो ये छोटी सरकार के नाम से गिना जाता है, इसमें लोकल मुद्दे ज्यादा अहम होते हैं। जैसे पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, रोड की समस्या है, कहीं जाम की समस्या है, बिजली पानी है, तो ये ज्यादा अहम होते हैं मुद्दे। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी थी, सभी एमएलए की ड्यूटी लगा दी थी और उनको जनता के बीच में, जनता की सेवा में समर्पित रहने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए थे और अधिकारियों की भी ड्यूटी लगा दी थी। फर्स्ट आवर में समाधान शिविर के नाम से उन्होंने इसका नाम दिया था। फर्स्ट आवर में वो जनता का समस्याओं का समाधान करें अधिकारी, उसके बाद में जो रूटीन मैटर है वो अपना करें। और जिस तरह से हमारे प्रदेश की जनता ने उनका अहम रोल रहा है, हमारे देश की जनता ने, चलिए ठीक है, दूसरे भी मेहमान है उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। मैं आपके पास लौटूंगा शर्मा जी, आपसे दूसरे सवाल के साथ में मैं वापस लौटूंगा। विजेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, फिर उसके बाद वीरेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। विजेंद्र जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं, चूंकि देखिए आपकी तरफ से भी जो है सूची तैयार कर दी गई थी, जिम्मेदारियां सौंप दी गई थी, हालांकि उस पर जो है कुछ जो है अटकलें थी आपकी पार्टी में अंदरूनी, जो है कि किसको क्या ड्यूटी दी जाए और किस जो है नाम शामिल है जो कि आपके दूसरे दल से आए हुए या फिर अपने ही दल में, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं जो है आप जो है यहाँ सत्ता पक्ष में बीजेपी है उसको टक्कर दे पाएंगे क्या? वो चूंकि वो लगातार जो है ये दावे कर रहे हैं कि ट्रिपल इंजन जो है दो डबल इंजन की सरकार में एक और इंजन जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा छोटी सरकार के रूप में। विजेंद्र जी, ओवर टू यू। तो आपके सभी दर्शकों को और मेरे भाई रामराज शर्मा जी को राम राम करता हूँ। और आपने अच्छा सवाल किया। आज हमारी करनाल में भी मीटिंग थी, मैं खुद मीटिंग में शामिल था। हमारे प्रभारी अशोक अरोड़ा जी लगाए हुए हैं, प्रियंका हुड्डा जी हैं, पंकज गाबा जी हैं, सभी हमारे जिला के संयोजक करियोचंद सिंह जी भी, दिव्यांग सुब्बू जी युवा के प्रदेश अध्यक्ष। आज हमारी मीटिंग हुई थी 11 बजे करनाल में, तो सभी सुझाव भी दिए थे और उन सुझाव के आधार पर आज हमारी दिल्ली में 4 बजे मीटिंग थी और उस मीटिंग में पार्टी के सभी नेतागण सभी विधायक गए थे और उसमें फैसला लिया गया जो हमने सुझाव दिए थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते थे पार्षद का, उन्होंने भी यही सुझाव दिए थे कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़े और वो फाइनल भी हो गया आज हमारा 4 बजे दिल्ली की मीटिंग में कि हम नगर निगम के चुनाव और मेयर के चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे। और देखिए हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा, ये आपने भी पता है, सभी टीवी चैनल भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और उसमें कोई दो राय नहीं। आज तक का सबसे हमारा सबसे तगड़ा विपक्ष है आज तक का। आप अगर हरियाणा का उठा के देखो तो हमारी 37 सीटें हैं आज, तो सबसे अच्छा विपक्ष भी है। चलो हम किन्हीं कारणों से देखो 2 लड़ेंगे, जीतना तो एक नहीं है, चाहे वो कोई भी हमारी गलती रही हो या भाई कोई ईवीएम वगैरह की गलती रही हो। मैं फिर कहना चाहता हूँ क्योंकि आज फिर हमारे युवा सांसद लोकसभा भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी यही बात की है। क्योंकि मैं ताजा उदाहरण बता दूं तो उत्तराखंड के अंदर नगर निगम के चुनाव बैलेट पेपर 6 हुए हैं, तो हम यही मांग करेंगे इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। नहीं वही तो विजेंद्र जी, हम चाहते हैं वही आपका मैनेजमेंट जो है किस तरीके से, देखिए जो है आपका ध्यान, आपका फोकस गोल पर रहने के साथ साथ 2 जगह बढ़ जाता है कि आप जो अब ईवीएम का रोना रोने लगते हैं कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होना चाहिए। अब संगठन को मजबूत करने का भी ध्यान रहना चाहिए और जनता को किस तरीके से किन मुद्दों के साथ में आप मजबूत करते हुए वहां पर जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं जनता के, उनको उठाते हुए नजर आएंगे। लेकिन पहले बैलेट पेपर से जो है आप सॉल्यूशन लेकर यहाँ पर जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ध्यान भी बढ़ता है। संगठन किस तरीके से बार बार ईवीएम और बैलेट पेपर, ईवीएम बैलेट पेपर, इसी तरीके के बीच में जो है ये फंस कर रह जाता है। क्या कहना चाहेंगे? छोटा सा रिएक्शन, फिर उसके बाद जो है मैं वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ।
सकते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव जब सरकार ने उत्तराखंड के अंदर अगर करवाए हैं तो हम भी करते हैं। देखिए संगठन की तरह ही मजबूत है। मशीनरी किसी के आगे नहीं चलेगी मशीनरी की, क्योंकि हम फोन से भी, जब फोन हैक हो जाता है, क्या मशीनरी हैक नहीं हो जाती? मैं ताजा उदाहरण बता दूं आपका, मैं अभी पेपर पढ़ रहा था, मेरे व्हाट्सएप पे पेपर न्यूज आई थी कि 5 साल में महाराष्ट्र के अंदर 32 लाख वोटर जुड़े, और व्हाट्सएप पर न्यूज नहीं, आपकी पार्टी ने तो आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है सर दिल्ली में। महीने के अंदर आपकी पार्टी तो कॉन्फ्रेंस भी कर रखी है जी। हमारी पार्टी भी देखिए, हमारे शीर्ष नेता भी बैलेट पेपर से बार बार चुनाव क्यों करवाना चाहते हैं? इसीलिए चाहते हैं कि मशीनरी का दुरुपयोग ना हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। और हम बैलेट पेपर में चुनाव में हम आगे थे, जीत एक तरफा जीत हो रही थी हमारी विधानसभा चुनाव में, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको भी पता है कि बैलेट पेपरों से हम एक तरफ से आगे। ठीक है, आपने अभी उदाहरण दिया, आपने अभी उत्तराखंड का, आपने अभी उत्तराखंड का उदाहरण दिया, आपने उत्तराखंड में मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे क्या रहे? नतीजे तो हम सिरमा थे, जो भी जनता चाहेगी नतीजे हम वही है। 2 चुनाव लड़ेंगे, 3 चुनाव लड़ेंगे, 3 पार्टियां लड़ेंगी, जीतना तो एक नहीं है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है भी जीतना किसी ने। लेकिन बैलेट पेपर से अगर विपक्ष की पार्टी चाहती है और बीजेपी पार्टी ने उत्तराखंड में करवाया, तो यहाँ भी मैं शायद मेरे को पूरा भरोसा है इलेक्शन कमीशन भी और बीजेपी पार्टी भी बैलेट पेपर से चुनाव कराएगी। और जब बैलेट पेपर से चुनाव करवाएगी उसका नतीजा आएगा, फिर मैं जुड़ूंगा अपने भाइयों के साथ, आपके साथ जुड़ूंगा और उसके भी कारण हार के जीत के मैं आपको बताऊंगा। मैं कोई भागने वाला तो हूँ। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है वीरेंद्र जी सारी बात ठीक है वीरेंद्र जी, आपकी क्या राय है? किस तरीके से जो है पार्टी आपकी तरफ से जो है यहाँ पर प्रदेश के भीतर जो है गंभीरता से सक्रियता दिखाती हुई नजर आ रही, और किन मुद्दों के साथ में जो है आगे बढ़ती नजर आएगी? चूंकि 3 जो है धुरंधर आपके सामने हैं, 2 धुरंधर तो आपके सामने बैठे ही हैं और अन्य दल जो है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को, दोनों मेरे प्रवक्ता साथियों को, आपको नमन करते हुए अपनी बात शुरुआत करता हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी बिल्कुल विधानसभा का चुनाव जो होता है वो अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है, और म्युनिसिपल और नगर निगम का जो चुनाव होता है वो किसी अलग मुद्दों पर लड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर बहुत अच्छे संगठन, बहुत मजबूत संगठन के साथ फील्ड में है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में बहुत अच्छे से काम किया, और नतीजे कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं आए, वो एक अलग विषय था। लेकिन निगम का जो चुनाव है, जो पार्षदों का चुनाव होगा, उसमें जो लोकल मुद्दे होते हैं किसी भी शहर की, वहाँ की अगर सफाई की व्यवस्था की बात करें, वहाँ की बिजली पानी की व्यवस्था की बात करें, सीवरेज की पानी की व्यवस्था की बात करें, बाकी जो निगम और नगर पालिकाओं के जो लोकल मुद्दे होते हैं, जो दिनचर्या उनके जो लोगों के काम होते हैं, उसमें सहूलियत हो, आम जनमानस को एक सुविधा मिले, तो इस तरह के काम होते हैं जो विधानसभा से कुछ हटके होते हैं वो मुद्दे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार रही, और जिस तरह से इन लोगों ने फैमिली आईडी के नाम पे या तमाम जो इन्होंने अपनी जो आईडी जो इन्होंने खेल मचा रखा था, जिसमें इन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी हुआ है उसके माध्यम से, तो जनता बिल्कुल त्रास्त है, बहुत परेशान हुई है इनके राज में। बहुत बड़े घोटाले हुए हैं, फैमिली आईडी में घोटाला हुआ है, प्रॉपर्टी आईडी में घोटाला हुआ है, लोगों की सुबह से शाम तक लंबी लंबी कतारें लोगों को झेलनी पड़ी है। तो ये लोकल मुद्दे रहेंगे और यहीं पे चुनाव होगा। आम आदमी पार्टी की सभी शीर्ष नेताओं ने कल हिसार में हमारे प्रधान जी से उन्होंने मीटिंग करी है, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मीटिंग अलग अलग जगह में मीटिंग में गए हैं, तो सभी कार्यकर्ताओं से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। सभी जिला और बाकी जो अध्यक्ष हैं, जितने भी विंग के अध्यक्ष हैं, उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं। तो जो भी अच्छा साफ सुथरा छवि का जो कैंडिडेट होगा उसको उतारा जाएगा, और आम आदमी पार्टी का हर लिहाज से मजबूती से इलेक्शन लड़ने का मन है। सिंबल पे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। और रही बात धुरंधर की, तो धुरंधर तो जनता बनाती है, जनता गिराती है। हम और आप बैठ करके कहें कि सामने धुरंधर बैठे हैं, तो ये हमारा विषय नहीं, जनता जनार्दन की विषय है। ये जनता जिसको चाहती है उसको सिर मारते हैं। बिल्कुल बात आपकी जायज है, लेकिन जो है बीते विधानसभा चुनाव में भी हमने तस्वीरें देखी ना, उस जिस तरीके से विजेंद्र जी ने कहा कि हम जो जनता ने जो हमें विपक्ष सौंपा है, विपक्ष की गद्दी हमें सीट जो है हमें सौंपी है, तो हम अच्छी तरीके से भूमिका में नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष का नेता ही अभी तक नहीं चुना पाए।
हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे विपक्ष का एक बहुत मजबूत नेता होना चाहिए था हमारे बीच में, लेकिन ये कांग्रेस की लेट लतीफी है, कांग्रेस इसी उसमें जानी जाती है। तो ये लोग लेट लतीफी करते हैं, उसके परिणाम भुगतते हैं। वो इनका एक अपना मामला है और वो सब में इसी वजह से ये लोग सत्ता में नहीं आ पाए, इतने दिन से सत्ता से दूर है ये लोग, और इसी वजह से दिल्ली में इनका ये हाल होने जा रहा है। जो कल रिजल्ट आएंगे आप सबके सामने होंगे, तो वो कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा से पहले भी, लोकसभा इलेक्शन से पहले भी और अब भी आम आदमी पार्टी ने जनमानस के मुद्दे उठाए, बिजली, पानी, स्वास्थ्य के मुद्दे उठाए, स्कूलों के मुद्दे उठाए। और मैं तो ये कहूंगा कि विपक्ष की जो भूमिका है वो सबसे अच्छे तरीके से अगर किसी पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में निभाई है तो आम आदमी पार्टी ने निभाई है। अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश पे एक एक कार्यकर्ता ने डटकर मुकाबला किया भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का, इसकी तानाशाही का। तो हमने जितना भी रोड और संसद से लेकर के जो हम आवाज उठा सकते थे हमने उठाए, और हरियाणा प्रदेश की पूरी जनता जानती है कि किसने किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के, रोजगार के, स्वास्थ्य के, शिक्षा के मुद्दे किसने उठाए। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने में भी अव्वल दर्जे में रही है और आगे भी उठाते रहेंगे, और निश्चित तौर पर मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे, सिंबल पे इलेक्शन लड़ेंगे, और जो जनादेश हरियाणा प्रदेश की जनता अच्छा हमारे को देगी, मैंडेट देगी। चलिए ठीक है, शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके से कांग्रेस, बिल्कुल मैं आप बिल्कुल बोलिएगा शर्मा जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन सवाल भी है मेरा कि जिस तरीके से आपने जो है विजेंद्र जी को भी सुना और वीरेंद्र जी को भी सुना, दोनों ही पार्टियां जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम किस तरीके से भूमिका में विपक्ष में मौजूद हैं, और देखिए चुनाव आयोग के सामने जो है मुलाकात करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा जो है वो लगातार जो है ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड का उन्होंने उदाहरण दिया, हालांकि उत्तराखंड में नतीजे कुछ और रहे, आपके के पक्ष में दिखाई दिए, लेकिन वीरेंद्र जी ने भी कहा है कि कल का भी देखिए यहाँ पर जो है दिल्ली में जो है नतीजे आने को हैं, और ऐसे में जो है सरकार यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी कि किसकी तरफ से जो है बनती हुई नजर आ रही है दिल्ली में। क्या आपको लग रहा है शर्मा जी कि इन सभी चीजों का इंपैक्ट जो है हरियाणा के निकाय चुनाव पर पड़ेगा? जनता इस ओर देखती हुई नजर आएगी कि किस तरीके से देखिए हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए, किसको जो है मैंडेट दिया, किसकी सरकार जो है काबिज है, दिल्ली में जो है किसने जो है जनता ने किसको चुना और किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या इन दोनों चीजों का इंपैक्ट जो है जनता समझेगी, जनता जो है पूरी तरीके से आकलन कर जो है छोटी सरकार की तरफ बढ़ेगी? शर्मा जी। शर्मा जी आवाज आपकी नहीं मिल रही है मुझे। ठीक है शर्मा जी, मुझे लगता है आपकी आवाज नहीं आ रही है और टेक्निकल ग्लिच है, उसको दुरुस्त कराकर मैं वापस लौट रहा हूं। ठीक है, मैं वापस लौट रहा हूं। तब तक जो है विजेंद्र जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। क्या आपको लग रहा है कि कल के आने वाले नतीजे और विधानसभा में जो सरकार के नतीजे आए थे, जो मैंडेट आपको मिला था विपक्ष के रूप में और सरकार के पक्ष में जो है बीजेपी के खाते में गया था, क्या उसका इंपैक्ट जो है यहाँ छोटी सरकार बनाने के लिए सोच सकती है जनता? विजेंद्र जी। छोटी सरकार का ने तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनाई और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार आशीर्वाद दिया, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने और उनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया, आर्थिक दृष्टि मजबूत हो गए, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ, धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई, विदेशों में भी डंका बज रहा है। ऐसे हरियाणा में भी हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे को आशीर्वाद दिया, तीसरी बार हमारी सरकार बनी हमारे प्रदेश में, और दूसरी बार आदरणीय नायक सिंह सैनी जी जो बहुत ही लोकप्रिय हैं, जन जन के देते हैं, युवाओं के सम्राट हैं, सबको साथ लेकर चल रहे, खत्ती बरादरी को साथ लेकर चल रहे, खत्ती बरादरी का आशीर्वाद उनके सिर पे है। और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, रात के 12-12, 1-1 बजे तक जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं और 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। जिस तरह से उन्होंने धन्यवादी दौरे करे, जनता के बीच में रहे और जिस तरह से वो जनता की सेवा में लीन है, सभी बरादरियों को आशीर्वाद मिल रहा है, सभी वर्गों का मिल रहा है, चाहे महिला शक्ति है, चाहे युवा शक्ति है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कमेरा वर्ग है, सभी वर्गों का आशीर्वाद आदरणीय नायक सिंह सैनी जी के ऊपर है। मैं ये चीज जनता के विश्वास से और उनके आशीर्वाद से मैं कह सकता हूं कि छोटी सरकार हमारी बनेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बनने जा रही है
और ये जो अभी हमारे विधानसभा चुनाव हुए थे उनका इम्पैक्ट, उनका असर भी पड़ेगा। और दिल्ली में भी हमारी सरकार बनने जा रही है स्पष्ट बहुमत से, दिल्ली में भी कमल खिलने जा रहे हैं भारी बहुमत से, क्योंकि दिल्ली के तीनों तरफ हरियाणा लगता है और हमारे हरियाणा के ज्यादातर नेताओं की ड्यूटी दिल्ली में थी। माननीय मनोहर लाल जी इंचार्ज थे और माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य वक्ता के रूप में थे और उन्होंने पूरा दिल्ली संभाल रखा था। और हरियाणा का ज्यादातर बंदा भी दिल्ली में वास करता है, मतलब बहुत से हरियाणवी हैं जो दिल्ली में रहते हैं और यहाँ दिल्ली वालों की रिश्तेदारी हरियाणा में है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाया कि भाई हरियाणा सरकार जमुना के पानी में जहर मिला रही, हरियाणा सरकार जहर मिला के पानी भेजते हैं दिल्ली को, भाई कहाँ तो केजरीवाल ने वो पानी रोका, कौन सी दीवार खड़ी करी और कहाँ हमने जहर मिलाया, भाई कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो दो। और फिर जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया, लास्ट जहां पे गांव है पल्ला गांव, पल्ला घाट के नाम से जाना जाता है, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी गए और उन्होंने यमुना का, क्योंकि यमुना हमारी यमुना मैया, गंगा मैया, सरस्वती मैया हमारे हरियाणा में इस चीज बहुत धार्मिक लोग हैं हमारे हरियाणा के, और इस यमुना जी की भी हम पूजा करते हैं, सरस्वती माता की पूजा करते हैं, गंगा माता की पूजा करते हैं, पवित्र स्नान भी होता है हमारा और ये इनका जल ले आके अपने पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर जिस तरह से पानी पिया और उन्होंने कहा कि ये हमारी माता है और जो पापी होगा जो इस तरह का आरोप लगाएगा तो ये जो, क्योंकि केजरीवाल और ये आम आदमी पार्टी भगवान को तो मानती नहीं, गंगा यमुना सरस्वती को क्या मानेंगे, भगवान को तो मानते नहीं। जिस तरह से इन्होंने मौलवियों की वहां पर तनख्वाह बांध दी थी और पुजारियों की और इन्होंने ग्रंथियों की तनख्वाह नहीं बांधी थी, इसे साफ साफ जाहिर होता है भाई ये हिंदू विरोधी है। और फिर बाद में हनुमान जी का आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं, भाई हनुमान जी क्यों आशीर्वाद देंगे इनको, इनका मंगल अमंगल हो गया इनके ऊपर, हनुमान जी ने इनको आशीर्वाद नहीं दिया और मंदिरों से इनको भगा दिया था पहले पुजारियों ने। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई केजरीवाल जी भी जहां से ये आरोप लगाए थे, जहां महात्मा गांधी जी विराजमान है वहां जाके एक बार नहा लें यमुना में और यमुना का पानी पी के सिखाएं। तो पूरे दिल्ली की जनता ने इसका ये जवाब दिया केजरीवाल को और उसका रिजल्ट ये हुआ जब केजरीवाल की पार्टी हार रही है, दिल्ली से इनकी दुकान बंद हो रही है और हरियाणा में इनकी दुकान खुली नहीं। हरियाणा में भी ये दुकान खोलने चले थे लेकिन हरियाणा की जनता ने इनको नकार दिया। ये बड़े हरियाणा के लिए शर्म की बात है, वह हरियाणा की माटी को इन्होंने कलंकित किया है, हरियाणा में ये पैदा हुआ है और इससे झूठा आदमी इंटरनेशनल झूठा है। चलिए ठीक है सर, जो है कुछ समय बाकी है, जो है नतीजों का आने का इंतजार है क्योंकि कल पता लग जाएगा कि किस तरीके से जनता ने किसको मैंडेट दिल्ली में दिया। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना, चर्चा लगातार जारी रहेगी और ब्रेक के बाद जो है मैं वीरेंद्र जी आपका रुख करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी है। नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना करो कि आपका एक बैंक अकाउंट है, उसमें हर रोज सुबह सुबह 86,400 रुपए जमा होते हैं जो आपको उसी दिन रात तक खर्च भी करने हैं और यदि आपने पूरे खर्च नहीं किए तो आपका बैंक बैलेंस अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, यानी जब्त हो जाएगा, उसे अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ये राशि 86,400 है और इतनी ही रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा। अब आप क्या करोगे? एक समझदार व्यक्ति की तरह एक बजट बनाओगे और उससे पूरा का पूरा खर्च करने का प्लानिंग करोगे। दोस्तों, हमारा ऐसा ही एक बैंक अकाउंट है जिसका नाम है समय। इसमें भगवान हर रोज 86,400 सेकंड जमा करते हैं। अब उस समय का खराब करना या एक एक सेकंड का उपयोग करना, ये हमारी समझ पर निर्भर करता है। ये समय सभी के पास बराबर है, ना कम ना ज्यादा। ये समय ना कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और ना किसी के पास ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी नो ओवरड्राफ्ट, नो बोरोइंग। अक्सर लोग कह देते हैं
अभी समय नहीं है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। दोस्तों, समय तो प्रकृति ने सभी को बराबर का दिया है। हाँ, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। कहते हैं जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। इसलिए जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण है। जरूरत है कि हम टाइम मैनेजमेंट को समझें और समय का सदुपयोग करना सीखें। किसी ने ठीक कहा है, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। नमस्कार। ब्रेक के बाद मसला में आप सभी का स्वागत है और चर्चा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर, चुनाव में कौन पड़ेगा किस पर भारी, लगातार हम यहां पर जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समीकरण धरातल के क्या कुछ कह रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता यहां पर लगातार मौजूद हैं। कल दिल्ली में जो है नतीजों का दिन है और क्या जो है ऐसे में जो है नतीजों का असर जो है हरियाणा के निकाय चुनाव पर भी पड़ेगा, किस ओर जो है मैंडेट जाता हुआ नजर आएगा, वो कल का वक्त बताएगा। लेकिन वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं। शर्मा जी की बात आपने सुनी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं शर्मा जी वापस आऊंगा मैं आपके पास। हाँ जी, नगर निगम का चुनाव जो लड़ा जाएगा, ये देखिए ज्यादातर शहरों में ही होता है और ये शहरों की एक छोटी सरकार है। इसमें मैं बताना चाहता हूँ, पूरे 10-11 साल से हर शहर में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना रहा, हर जिले में तहसीलदार, पटवारी, देखिए अभी सूची निकाली थी पटवारियों की, तहसीलदार भी शायद तहसीलदारियों की सूची आने वाली थी, शायद सफाई करने की सोच गए थे तहसीलदार भी। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हर तहसील में, हर नगर निगम में। यहाँ पे मैडम रेणुबाला गुप्ता जी करनाल में मेयर थे। अब आप करनाल का सर्वे करवा लीजिए, यहाँ भ्रष्टाचार में उनका नाम कितना आता है। एक यहाँ क्या थी, मशीन थी एक यहाँ पे मिट्टी उठाने वाली, वो मशीन 2-4 बार तो अब दिखी है 5 साल में, और 2-4 बार जब दिखी थी जब वो नई आई थी। बीच में 4-4.5 साल कहाँ गायब रही उस मशीन की। इतनी महंगी, वो करोड़ों रुपए की मशीन लगाई गई थी करनाल में, कोई मिट्टी उठाने का, सफाई का कोई ध्यान नहीं दिया गया। 1-1 फुट के गड्ढे थे, वो गड्ढे सड़कों के भरे नहीं गए। शिविर थे, शिविरों में एक्सीडेंट हो गए, स्कूटी वाली लड़कियां, महिलाएं इंजर्ड भी हुई है। एक की तो स्कूटी की, एक्टिवा की एक्सीडेंट हो गए, गुजर भी गई थी एक लड़की। करनाल भी बता रहा हूं मैं, ये पूरे हरियाणा का तो बहुत बड़ा मामला ही है। अगर हम सोचेंगे तो शिविरों की सफाई नहीं, 1 घंटा बारिश हो जाए किसी भी शहर लबालब हो जाता है। 11 साल से ये जब सत्ता नहीं आई थी ना, आप सोच सकते हैं, रामराज भाई जी हैं मेरे बड़े भाई बैठे, बीजेपी ने कितना संघर्ष करा है। आप आपके सामने देख लीजिए, हरियाणा में आने के लिए इनकी सरकार कितने साल लग गई आने में। ये कहते हैं ना, विश्व की टाइम होता है, समय सबका होता है, लेकिन किसी ने कहावत कही है कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, एक सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। तो ये बीजेपी के लिए मेरे शब्द हैं। आज बीजेपी एक अहंकार में इतनी डूब चुकी है कि अत्याचार किसानों पे किए, अत्याचार महिलाओं पे किए, अब अत्याचार बच्चों पे भी कर रही है। बेरोजगारी में हमारा हरियाणा नंबर 1 है। आज कैथल के अंदर मैं बता दूं, बच्चों ने मोदी जी का ट्रम्प का पुतला फूका है बच्चों ने, और उन्होंने स्पेशल न्यूज वाले गए भी क्यों, क्योंकि कह रहे जी यहाँ हमें काम नहीं मिला, हमारी मजबूरी थी विदेश में जाने की। करनाल के अंदर 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं कल के अंदर कोई, जिन्होंने ये एजेंटों के खिलाफ। शर्मा जी कह रहे हैं जो है बीजेपी, शर्मा जी कह रहे हैं विदेशों में डंका बज रहा है। नहीं जी, वो कहाँ बज रहा है? अरे 10 शीर्ष देशों में हमारे मोदी जी का नाम नहीं है, हमारे देश का नाम नहीं है। मोदी जी अगर एक जान आया हो, हमारे बच्चे एक मैं देश दे रहा था कोलंबिया, वो स्पेशल अपने बच्चों को अपना जहाज भेज के लेके
आया है बच्चों को वहां से। और हमारे देश के बच्चे, हमारे हरियाणा के बच्चे बेड़ियों में बांध के, जैसे उन्होंने हत्याएं की हो, कोई केस दर्ज हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। अब की बार हरियाणा के बच्चे ही बाहर गए हैं बेड़ियों में, एक ना तो जहाज बेच के अपने बच्चों को लाने, इतना बुरा व्यवहार। एक बच्चे ने बताया हमारे पेशाब भी किया गया बंद, बेड़ियों से हमने कुछ खाना पिया था, वो हाथों में बेड़ियां थी हमारे। अभी तो निकल के आएंगे, अभी 104 बच्चे ही आए हैं हरियाणा के, अभी तो 18,000 की लिस्ट है और जिस दिन 18,000 हरियाणा में आएंगे बीजेपी की, मैं कहता हूँ शर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं। शर्मा जी उसके बाद जो है वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। शर्मा जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, इस चीज का जवाब शर्मा जी देंगे। शर्मा जी। मेरे भाई की बात की जवाब दूंगा। अवैध रूप से जो एजेंट हमारे बच्चों को बाहर भेजते हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, होनी भी चाहिए। और सरकार ने खुद इस बात के लिए उन बच्चों से पूछा वह किसके थ्रू गए हैं, और सरकार ने उनको प्रेरित किया, तुम नाम बताओ भाई कौन ऐसा एजेंट है जो अवैध रूप से हमारे बच्चों को वहां भेजता है। और जो अवैध रूप से वहां पे ले रहे हैं, ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, पहले भी वो अमेरिका उनको वापस भेजता रहा है, ऐसा नहीं है तो पहली बार हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बच्चों को आह्वान करता हूं, वह जो भी विदेश जाने के इच्छुक है, सरकार उनकी मदद करती है, और लीगल तौर पर जाए, इलीगल तौर पर किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े, इलीगल तौर पर नहीं जाए। और सरकार इन बच्चों के साथ है। कल ये विजेंद्र भाई कह रहा था मेरे को परसों भी, अगर माननीय इनके अध्यक्ष जी की स्टेटमेंट नहीं आई, इनके सीएम साहब की स्टेटमेंट नहीं आई, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की स्टेटमेंट आ चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट आ चुकी है। हम इन बच्चों के साथ हैं, इन परिवार के, इन बच्चों के परिवार के साथ हैं और इनके पक्ष में हम खड़े हैं। सरकार इनके साथ है और इनके लिए जो संभव होगा सरकार वो करेगी। इन बच्चों के साथ हैं हम, हमारी सहानुभूति इनके साथ है और इस परिवार, इनके परिवार के साथ में हम खड़े हैं, सरकार इनके साथ है। और दूसरा, इस तरह से ये भाई ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, अभी ये कह रहे थे, अरे मेरे भाई इनके एमएलए कैंडिडेट, सुन भाई विजेंद्र, सुन बात सुन ले, अरे सुन तो जा मेरे भाई, अरे सुन तो जा। इनके एमएलए कैंडिडेट थे गोगी जी, उनसे किसी ने पूछा कि भाई एमएलए, एक्स एमएलए है, एमएलए कैंडिडेट भी थे, उनसे उस टाइम पूछा कि गोगी जी आपकी सरकार थी जब उस टाइम में भ्रष्टाचार बहुत होया, कांग्रेस की सरकार थी जब, उन्होंने जवाब दिया अरे भ्रष्टाचार के बगैर कोई सरकार चलती है क्या। अगर उनसे पूछा गोगी जी आपकी सरकार आ गई, भगवान ना करे आपकी सरकार आ गई और आप एमएलए बन गए, आप क्या करोगे भाई? पहले तो अपना घर भरेंगे, फिर अपने सगे संबंधियों के घर भरेंगे, फिर अपने प्यारे मित्रों का घर भरेंगे, फिर जनता को बाद में देखेंगे। जनता बाहर में जाओ, पहले अपना घर भरेंगे। इनके कैंडिडेट की ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। दूसरा, जिस तरह से इन्होंने किसानों की जमीन सस्ते भाव में हड़पी, सेक्शन 4(6) का नोटिस समाया, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, उस किसान को डरा धमकाया, महंगे भाव में वो जमीन बिल्डर को बेच दी महंगे भाव में। अरे मेरे भाई 1-1, 2-2 रुपए के टैक्स प्राकृतिक आपदा में इनके टैक्स आते थे, वो चेक की फोटोकॉपी चाहिए तो विजेंद्र को मैं दिखा सकता हूँ, बताइए विजेंद्र। दूसरा नौकरियों में जो इनके टाइम में भ्रष्टाचार होता था, इनके टाइम में बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी नहीं मिलती थी। इनके टाइम में क्राइटेरिया क्या था? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, इस वाद के आधार पर नौकरियां मिलती थी। उस टाइम में आदरणीय मनोहर लाल जी उस टाइम में मुख्यमंत्री थे हमारे। आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा कि भाई पूरा हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के सदस्य हैं, पूरा हरियाणा का परिवार मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे हैं, मैं मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दूंगा। और माननीय मनोहर लाल जी ने वो शुरुआत करी, उसका फॉलोअप उनका अनुसरण माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी कर रहे हैं। आज बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, को चपड़ा की नहीं लगा था, आज कलाकार अफसर लग रहा है। ये अपना गौरव की बात है। ये किसान का बेटा आज क्लास 1 अफसर बन रहा है, एक मजदूर का बेटा क्लास 1 अफसर बन रहा है।
जिसके पास में जींद वक्त तक का भाड़ा नहीं, आज उस घर का भाड़ा बिना खर्चे बिना पर्ची के मेरिट का आधार पर क्लास माने सर लग रहा है। ये अपना अपने गौरव की बात है, ये हमारी सरकार लगा रही है और ये बीजेपी में संभव है। एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये भाजपा में संभव है। इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा, इनके यहाँ तो एमपी का बेटा एमपी बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। बताइए, अगर ऐसा नहीं है तो बताइए आप। चलिए ठीक है वीरेंद्र जी, विजेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा इनका जवाब लेने के लिए, लेकिन वीरेंद्र जी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, जी मुझे आना चाहिए था आपके पास, लेकिन ठीक है अब बात, ठीक है विजेंद्र जी आपके पास आऊंगा मैं। ऐसा नहीं था जी, आप नहीं मान सकते, पता नहीं, आप नहीं मान सकते। कमल साहब मारा कीर्तन के बारे में अगर प्यार से मजाक कर दिया कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी भावना नहीं, ऐसा नहीं था। वो मजाक था, गोपी जी ने मजाक नहीं किया, गोपी जी ऐसा नहीं था। मनोहर जी बहुत बड़ी आदमी है, बहुत ही बड़ी आदमी है। बत्ती बिरादरी को साथ लेके चले, पूरे हरियाणा को बहुत आगे बढ़ाया उन्होंने। हरियाणा एक पद की मर्यादा, सीएम के पद की मर्यादा मनोहर खट्टर जी को नहीं पता थी, तभी उनको सीएम के पद से हटाया। ठीक है आप दोनों के पास वापस लौटूंगा मैं। विजेंद्र जी आप बोल लीजिएगा, मैं जब आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र जी फिलहाल, वीरेंद्र जी ये यहाँ पर जो है ब्रेक से पहले शर्मा जी कह रहे थे कि आपने जिस तरीके से यमुना के पानी को लेकर राजनीति और जिस तरीके से जो है दिल्ली के परिणाम आने वाले हैं वो एक बार फिर से बीजेपी के कमल खिलता हुआ दिल्ली में दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे ओवरऑल जो मैटर पर और जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर जमीन तलाशने की कोशिश? वीरेंद्र जी देखिए, रामराज जी की मैं व्यक्तिगत बड़ी इज्जत करता हूँ। रामराज जी वरिष्ठ साथी है, लेकिन रामराज जी की कुछ बातें ऐसी होती है बड़ी हंसी आती है। ये कहते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का विदेशों में डंका बजता है। तो हमें बड़ी शर्म आती है कि जो कल परसों हुआ कि एक प्राइवेट जेट से अमेरिका के अंदर से और इस तरह बेड़ियों में डाल करके हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को, खासकर हरियाणा के बच्चों को बेड़ियां रखकरी लगा करके और हिंदुस्तान में भेजा गया। एकदम बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी उसके ये विमान जो उतरा है वो किसकी परमिशन से? ये कमजोर देशों की निशानी होती है इस तरह से कम ये होना। दूसरा, इन्होंने कहा कि इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के लिए कह रहे थे कि हरियाणा में तो इनकी दुकान खुली नहीं और दिल्ली में इनकी दुकान बंद होने जा रही है। तो किस तरह का शब्दों का चयन ये करते हैं? दुकानदारी इन लोगों ने खोल रखी है। कहाँ का दुकानदारी इन्होंने पिछले 10 साल में की मैं बता देता हूँ। जितने भी तहसील में रजिस्ट्रियां होती है सभी दुकानदारी इन्होंने वहाँ खोल रखी है। बड़ी बड़ी दुकानें खोल के बैठे हैं, हजारों करोड़ के घोटाले वहाँ रजिस्ट्रियों में हुए तो वो दुकानदारी है। शराब का घोटाला माननीय उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ, बहुत बड़ी दुकानदारी इन्होंने खोल रखी थी। सहकारिता घोटाला हुआ, बहुत बड़ी दुकानदारी इन्होंने खोल रखी थी। प्रॉपर्टी घोटाले हुए तो बहुत बड़ी दुकानदारी होती है। तो हम लोग तो सेवा करने के लिए आए थे। आम आदमी पार्टी के लोग जनता की सेवा करने के लिए है, न कि कोई दुकानदारी खोलने के लिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ सबका विकास क्या कर जाएगा? इनके कैबिनेट मंत्री इतने नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरते नरसिंह सैनी जी। तो कहाँ से होगा सबका साथ और सबका विकास? उस इतने सीनियर आदमी को कोई पार्टी में इज्जत नहीं है, कोई उनको पूछता नहीं है। दिन रात उनको पार्टी के दरकिनार में किया जा रहा है, फुटे लाइन लगाने की कोशिश की जा रही। तो ये भी जुमला साबित है कि सबका साथ और सबका विकास इन्होंने नहीं कहना चाहिए। इन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार। आगे मैं मान सकता हूँ कि डबल इंजन की सरकार है। जहाँ पहला इंजन खराब हो जाता है तो या कमजोर हो जाता है तो उसे दूसरे इंजन की ताकत की जरूरत होती है। तो हरियाणा में सीधा सा दिखता है कि कमजोर और विफल मुख्यमंत्री पहले थे और उनसे भी कमजोर मुख्यमंत्री अब हैं। तो कमजोर मुख्यमंत्री है तो सीधी सी बात है कि केंद्र से डबल इंजन की, डबल पावर की जरूरत पड़ती है। शायद इनको वो धक्का मारते हैं तब जाकर के हरियाणा का मुख्यमंत्री चलते हैं। वो इनके डबल इंजन की कहानी है। तीसरा, मैं कहता हूँ कि कह रहे गंगा मैया, यमुना मैया, अरे कोई थूकने का काम करता है क्या अपनी मैया के ऊपर? माननीय मुख्यमंत्री जी गए, वहां जाकर के हम नमन करते हैं, चरणों पे लगाते हैं, सिर पे लगाते हैं और वो पीते हैं और मैया के ऊपर थूक देते हैं। तो बड़ी शर्म की बात है। मुख्यमंत्री होने के नाते कम से कम आप थूकते हैं पहला भूत, तो वो बड़ी शर्म की बात है। वो मैया के साथ ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद में इन्होंने दूसरी बात कही कि पानी में जहर मिलाने का काम। अरविंद केजरीवाल जी का मतलब ये था कि अगर पानी के अंदर कोई ऐसी किसी पॉल्यूशन की दूषित मात्रा पाई जाती है, जैसे कि अमोनिया पाया गया था उस समय में, वो अमोनिया भी इतनी ज्यादा मात्रा में था कि अगर कोई इसको पिएगा तो वो बीमार होएगा बट नेचुरल। वहां जाकर के
जिस दिन लाल सिंह सैनी जी ने पानी पिया उसके अगले ही दिन एक बहुत बड़े चैनल पे के लोग वहां गए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और सेम जगह पर जाकर के वहां के जो स्थायी निवासी थे उनसे पूछा गया कि पानी की मात्रा कैसी है, पानी कैसा है, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, अगर रामदास जी को कोई ऑडियो चाहिए तो मैं दूंगा उनको। उन्होंने कहा है कि पिछले 7-8 साल से यहाँ का पानी इतना खराब हो चुका है जो हरियाणा से आता है, सामने देख करके हम ये जहर के लायक, ये उन लोगों के शब्द है जो स्थानीय लोगों ने कहे और मैंने न्यूज चैनल से सुने थे। उन्होंने कहा कि सामने जहर को देखते हुए हम इस पानी को पी नहीं सकते हैं। तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि कोई वेस्ट ऐसा मिला हुआ है, वो जांच करवाने का विषय था। जिस दिन अगर विषय रखे अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाए तो होता ये कि वहां से सैंपल लेते और उस सैंपल को टेस्ट करवाते, सीधी सी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन 5-6 दिन तक कुछ नहीं किया। जब उसका लेवल कम हुआ तो उन्होंने नौटंकी करी, वहां जाकर के घूंट भरते हैं और मैया के अंदर थूक देते हैं। अपने महादेव पर थूकने वाला काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे या कम से कम, तो इनको शोभा नहीं देता। उसके बाद ट्विटर से ये अपनी पोस्ट हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता था कि मैंने पहला ले तो लिया था लेकिन थूकना पड़ा। शायद किसी ने कहा होगा कि मानन जी आपने क्या कर दिया, जो आपने थूक दिया, तो दूसरा मजबूरी में वो दूसरा घूट शायद इनको पीना भी पड़ा। तो ये इनकी उस कहानी की बात है। अब दिल्ली की मैं बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी कोई दुकानदारी नहीं करती है। आम आदमी पार्टी जनता की सेवा करती है, जनता की सेवा हमने की है। आम आदमी पार्टी ने जनमानस के मुद्दे उठाए हैं, लोगों की सेवा की है, और निश्चित तौर पर कल आने वाले निर्णय में आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, शर्मा जी। शर्मा जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? देखो, हमारे भाई कह रहे हैं भाई आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। देखो, दिन में सपने लेने लगे आजकल आम आदमी पार्टी वाले। इनको ये नहीं पता, इनका जनाधार खिसक चुका है, दिल्ली की जनता जाग चुकी है। अब इनकी काठ की हंडी जो चटनी थी चढ़ चुकी है, इनकी जनता इनकी बेकाई में नहीं आएगी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने झूठ बोलते हैं, मैं मानता हूँ अगर कोई इंटरनेशनल अवार्ड झूठ बोलने में कोई घोषित करा जाए तो अरविंद केजरीवाल उसको 1000% जीतता है, ऐसी मेरी सोच है। और जिस तरह से हरियाणा में भी चले जाइए, हरियाणा में इनकी दुकान नहीं खुल पाई, हरियाणा की जनता ने इनको सबक सिखा दिया, इनको भगा दिया, क्योंकि वहां इतना झूठा आदमी है अरविंद केजरीवाल। वहां पंजाब में जाके कहता है हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। और दिल्ली में जाके कहता है कि हरियाणा पानी नहीं देता। अरे पानी हरियाणा कहां से देगा भाई? पंजाब में तेरी सरकार है, वहां से दो, हम दे देंगे। हमने तो जो देना चाहिए उसे फालतू दे रहे हैं। SYL का पानी दिला दे हरियाणा के लाल, हरियाणा के लाल SYL का पानी दिला दे भाई। चंडीगढ़ में से हमारा हिस्सा दिला दे, पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा हिस्सा दिला दे, हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र दिला दे। पंजाब हमारा बड़ा भाई है। तो हमने पंजाब की इतनी खातिरदारी करी जब वो यहाँ पर आए थे, यहाँ दिल्ली के नजदीक बैठे थे, उस टाइम में हरियाणा वालों ने पंजाब वालों की खातिरदारी करने में, सेवा भाव में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस टाइम में उन्होंने हाँ भरी थी कि भाई हम आपको SYL का पानी देंगे, जब वो यहाँ पे आ रहे थे पंजाब वाले। और फिर वहां जाते ही मुकर गए। इसलिए हरियाणा की जनता ने नकार दिया ये, और नकार दिए तो इनकी दुकान नहीं चल पाई, एक दिन की सीट नहीं आई। और ऐसे ही हरियाणा की जनता दिल्ली में वास करती है, दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली जाग चुकी है। हरियाणा वालों ने वहां बता दिया और दिल्ली वालों ने खुद भी देख लिया। भ्रष्टाचार में ये अभी जमानत पे है, इनका पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में लीन था, वो जमानत पे है। तो दिल्ली में इनका खाता खुलने वाला नहीं है। दिल्ली में हमारी सरकार बनने जा रही है, स्पष्ट बहुमत से हमारी। लेकिन मुद्दा ये दिल्ली को लेकर नहीं है, आप दिल्ली पर डाइवर्ट हो गए हैं पूरी तरीके से इस मामले को लेकर। दिल्ली के चुनावों के नतीजों का जो जिस तरीके से मामला परिणाम जो आएंगे उसका इम्पैक्ट क्या कुछ रहने वाला है? हरियाणा प्रदेश की जनता क्या वहां से जो है उन मुद्दों के नतीजों को उठाएगी? क्या यहाँ पर जिस किसी के भी पक्ष में आए नतीजे और विधानसभा के जो नतीजे आपके सामने हरियाणा में देखने को मिले, क्या उसका भी असर जो है जहन में अभी तक जनता के बीच में है? उसको देखते ही क्या जो है छोटी सरकार या फिर कह सकते हैं तीसरे इंजन की तरफ जो है बढ़ेगी जनता? शर्मा जी छोटा सा रिएक्शन, फिर जो है विजेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जी विजेंद्र जी। गौरव जी, मैं मेरे विषय पूछ रहे सवाल? हाँ जी।
क्या सवाल था आपका? सवाल यही कि जिस तरीके से आप तो कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके बाद जो है ये दिल्ली चुनाव को लेकर मुद्दा नहीं है। हालांकि चुनाव नगर निगमों को लेकर जो है, नगर निकाय के जो चुनाव हैं उसको लेकर किस तरीके से पार्षदों के जिस तरीके से कमेटी का गठन किया जा रहा है या फिर कह सकते हैं कोर कमेटी की बैठकों का दौर सिलसिला जारी हुआ, तीनों ही पार्टियों की तरफ से जो है पूरी तरीके से चुनाव में लड़ने की पूरी कवायद तेज हो गई है। उसका कितना फीसदी जो है, कौन से नतीजे, कौन से और जो है मुद्दे हावी होंगे और कौन से नतीजे जो है जनता के जहन में हावी होंगे, उसको देखते हुए आपको मत करेगी। जी बड़े भाई पंजाब वाले बैठे थे, हरियाणा में खातिरदारी करी। अरे शर्म आनी चाहिए। बीजेपी पार्टी के नेता तो आतंकवादी तक बोलते थे किसानों को। वो कहते थे इन्होंने बहन बेटियों की इज्जत लूटी है, ये तो बलात्कारी हैं, ये तो खालिस्तानी है। और अब आज आप पार्टी की तरफ से बोल रहे हो कि ये हमारे बड़े भाई थे। हरियाणा में तुमने पूरी कोशिश करी, में कौन आए? किसान जाग चुके हैं, हरियाणा का किसान जाग चुका है। हरियाणा में सारी फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही है। हरियाणा का किसान जाग चुका है। सारी महंगाई में कौन ही आवाज में नहीं आओगे। हरियाणा का किसान जाग चुका है, सारी महंगाई में नहीं आता। हरियाणा का किसान जाग ठीक है, फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। वीरेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, फाइनल कमेंट आपका 5 सेकंड के लिए। आप उस समय कहते थे ये बलात्कारी बैठे, खालिस्तानी बैठे, अब आप कह रहे हो बड़े भाई थे हमारे बड़े। वीरेंद्र जी, फाइनल कमेंट नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में। मैं बता दूं, नगर निगम के चुनाव हम लड़ेंगे क्योंकि हर नगर निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। चलिए ठीक है, वीरेंद्र जी का वॉल्यूम उठाएं जरा। वीरेंद्र जी 5 सेकंड। वीरेंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? वीरेंद्र शर्मा जी, फाइनल कमेंट जो है नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में किस मुद्दे जो है आपके दृष्टिकोण से कौन से हैं और क्या नतीजे, किस तरीके से जो है चुनाव लड़ते हुए घमासान दिखाई दे रहे हैं, चुनौतियां कौन सी बन रही हैं आपके सामने? 10 सेकंड। देखिए, हमारे सामने कोई चुनौतियां नहीं है। अगर चुनौती थी तो है तो वो बीजेपी के सामने है, क्योंकि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया। प्रॉपर्टी आईडी के मामले में करो, फैमिली आईडी मामले में करो, तमाम लोकल मुद्दों पे कोई इनका ध्यान नहीं था। जनता को परेशान किया, जनता को लाइनों में रख के खड़ा किया। तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी का मजबूत संगठन और मजबूती से हम इलेक्शन लड़ेंगे, सिंबल पे इलेक्शन लड़ेंगे और जनता जनार्दन हमारे को भरपूर मात्रा में आशीर्वाद देगी। जी रामराज जी शर्मा जी 5 सेकंड। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है, ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बनने जा रही है, हर जगह कमल खिलने जा रहा है और कल दिल्ली में हरियाणा की जलेबियां बटेंगी। ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-35 बहुत बहुत शुक्रिया रामराज शर्मा जी आपका, विजेंद्र खोकर जी, वीरेंद्र शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बहरहाल देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो है सभी पार्टियां जो है अपने अपने नेताओं को अपने अपने ड्यूटियों के तौर पर जो है उतारती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से जो है चुनाव को लड़ते हुए कौन से मुद्दे जो है हावी रहने वाले हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार। Through constant innovation, the